सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से एक है विधायिका। विधायिका किस तरीके से एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर काम करती है सरकार के, वो आज हम यहाँ पर समझेंगे। हमारे संविधान का आर्टिकल 76 कहता है, आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 कहता है कि भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ज़रा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं विधायिका की, तो यहाँ पर हम इसे 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा राष्ट्रीय विधायिका और दूसरा होगा राज्य स्तर की विधायिका। एक होगा राष्ट्रीय विधायिका और दूसरा होगा राज्य स्तर की विधायिका। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधायिका की, तो उसका मतलब है संसद से। संसद जो है वो राष्ट्रीय विधायिका है। एक बार फिर से ध्यान रखें, विधायिका कानून निर्माण करने की संस्था है, जिसे हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक होगी राष्ट्रीय विधायिका, जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, या देश के कुछ एक भाग के लिए कानून बनाने का काम करती है। और दूसरा राज्य स्तर की विधायिका, जो केवल अपने संबंधित राज्य के लिए ही क्या बनाती है, कानून बना सकती है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधायिका की, तो राष्ट्रीय विधायिका का मतलब है हमारी संसद से, भारतीय संसद। भारतीय संसद को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विधायिका कहते हैं। जबकि राज्य स्तर की विधायिका को हम क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 कहता है कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान दें, जब हम बात करते हैं संसद के कितने सदन हैं, तो सदन तो केवल 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हम अंग की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। हमने राष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति जी आए हैं, तो अवश्य यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का रोल क्या है, विधायिका में राष्ट्रपति का रोल क्या है, वो हमें यहाँ पर समझना होगा। बाकी लोकसभा और राज्यसभा तो इस चैप्टर का एक प्रमुख हिस्सा है ही। तो यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि विधायिका चैप्टर है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी समझेंगे कि कानून बनता कैसे है और कानून बनने की प्रक्रिया क्या है। ये चीज़ यहाँ पर हमें समझना होगा। और इस कानून बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। मैंने यहाँ पर ये रिश्ते को किस तरह से दिखाया है कि पार्लियामेंट के ही हिस्से होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये देख सकते हो आप कि ये पार्लियामेंट है और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंतर्गत ही आते हैं। जब हम बात करते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसे हम कहते हैं द्विसदन। इसका मतलब है 2 सदन होते हैं, द्विसदन। तो ये 2 सदन होने के क्या लाभ हैं, राष्ट्रीय विधायिका को 2 सदनों में बांट देने के क्या लाभ हैं। राष्ट्रीय विधायिका का मतलब है संसद, संसद के 2 सदन बनाने के क्या लाभ हैं। बिल्कुल इसके लाभ हैं। इसके 2 लाभ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 2 तरीके से लाभ हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि भारत का जो भारत है, अपना देश है, इस भारत देश की अपनी खूबी को हमें जानना पड़ेगा कि ये जो भारत देश है, यहाँ अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, नस्ल के आधार पर लोग यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब अपना भारत एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा इलाका है। तो हो सकता है यदि हम एक ही सदन की व्यवस्था करें कि मात्र लोकसभा ही रखें, तो हो सकता है कि उस एकमात्र सदन में भारत के सभी क्षेत्रों को, भारत के सभी वर्गों को, सभी समूहों को एक प्रतिनिधित्व न मिल सके। और वो भी कैसा प्रतिनिधित्व न मिल सके, समुचित प्रतिनिधित्व न मिल सके। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एक और सदन की स्थापना की जाए, और वो कौन सी होगी, राज्यसभा होगी। एक बार फिर से ध्यान रखें, पहला लाभ क्या होगा कि सबको, सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को क्या मिल जाएगा, समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये भी होगा, हो सकता है कभी एक ही सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले, तो जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय जो हो सकता है वो घातक सिद्ध हो सकता है।
इसलिए दूसरे सदन की स्थापना करने से फ़ायदा हो जाएगा कि उस निर्णय पर फिर से पुनर्विचार करने का मौका मिल जाएगा और जो भी इसमें कमियां हो सकती हैं या आगे जाके जो भी इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसे वहीं पर रोका जा सकता है पुनर्विचार के द्वारा। तो यानी कि दूसरे सदन का लाभ क्या हो जाएगा? पुनर्विचार। क्या हो जाएगा? पुनर्विचार, कि उस निर्णय पर फिर से पुनर्विचार करने का मौका मिल जाता है। तो द्विसदन वाली व्यवस्था के फायदे क्या हैं वो यहाँ पर हमें समझना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा किसे कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकसभा को निम्न सदन? लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, यानी कि यदि आप 25 वर्ष के हो चुके हो तो लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ सकते हो, लोकसभा के सदस्य के लिए आप फिर योग्य हो चुके हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 30 वर्ष, 30 ईयर है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा की तुलना में ज़्यादा क्या होते हैं? वृद्ध हो सकते हैं, ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नाम देंगे ऊपरी सदन। तो राज्यसभा को हम क्या कहेंगे? ऊपरी सदन कहेंगे, जबकि यहाँ पर हम लोकसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन कहेंगे। निम्न सदन हो गया ना, छोटे आयु वर्ग वाले, और उसमें बड़े आयु वर्ग वाले हो गए राज्यसभा में। ओके, लोकसभा में अभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543 हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। वैसे तो लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो टोटल हो सकते हैं, मैक्सिमम जो हो सकते हैं 552 हो सकते हैं, लेकिन अब ये 552 से 550 ही सिस्टम होगा, क्योंकि ये जो 2 मेंबर होते थे पहले ये एंग्लो इंडियन होते थे। अब ये एंग्लो इंडियन वाला जो सिस्टम है ये अब हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियनों को पहले यहाँ पर मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में वो अब कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। और अभी निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543 निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में। कितने हैं? 543। और इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्टली होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दूसरा, कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्या लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है? जी हाँ, लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और ये भंग जो किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है। कैसे हो सकता है ऐसा? हो सकता है जिस पार्टी की सरकार हो, क्या पता वो बहुमत को खो दे। हो सकता है कि 5 साल से पहले ही उस पार्टी की सरकार गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के फिर से चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव होने से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करते हैं? भंग करते हैं। क्या करते हैं? भंग करते हैं, यानी कि डिजॉल्व करते हैं। अब राष्ट्रपति स्वतः ही तो करेगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बोलता है, तब जाके राष्ट्रपति लोकसभा को क्या करते हैं? भंग करते हैं। तो इसका मतलब लोकसभा जो है वो एक स्थायी सदन नहीं है, परमानेंट नहीं है। 5 वर्ष बाद लोकसभा फिर से रिन्यू होकर आएगी, और उससे पहले भी हो सकती है। बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250 होते हैं। 250 सदस्य होते हैं। इसमें से 250 सदस्यों में से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि जो 238 मेंबर हैं वो राज्यों द्वारा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं वो। लेकिन शर्त क्या है? इनडायरेक्टली चुने जाएंगे, जनता द्वारा नहीं चुने जाते। एक बार फिर से ध्यान दो, राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं 12 मेंबर ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, चुने नहीं जाते, मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। जबकि 238 जो मेंबर होते हैं ये राज्यों के द्वारा क्या किए जाते हैं? इलेक्टेड किए जाते हैं, यानी कि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते। राज्य की जो विधानमंडल है वो चुनती है इन 238 मेंबर को। रही बात इन 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अपने क्षेत्र में हो सकते हैं, वो साहित्य के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में, कला, समाज सेवा और खेल, इन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त किए होते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला, समाज सेवा और खेल, जैसे सचिन राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो क्योंकि खेल के क्षेत्र में उनको विशेष उपलब्धि प्राप्त थी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोग राज्यसभा के स्थायी सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 ईयर का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है। और सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या ले लेते हैं? रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब हर 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर के लिए क्या होंगे? चुनाव होंगे। क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। कहाँ होंगे? राज्यसभा में होंगे। इससे ये भी अर्थ निकलता है कि राज्यसभा जो है उसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते, एक साथ अपने पद का त्याग नहीं करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्यसभा कंटिन्यूस चलती रहेगी और कभी भी भंग नहीं होगी। इसलिए राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 ईयर है, जबकि लोकसभा के लिए 25 साल। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं और लोकसभा की विशेष शक्तियाँ क्या हैं, वो जानते हैं इस तरीके से। हम जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और हमें ये भी पता है कि संसद का कार्य जो है वो कानून बनाने का है। तो कानून बनाने का काम लोकसभा भी करती है और राज्यसभा भी करती है। लेकिन फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब हम बात करते हैं विधेयकों की, धन विधेयक होते हैं और सामान्य विधेयक होते हैं। ये जो धन विधेयक होते हैं, ये धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये फ़र्क है। ये लोकसभा का विशेष अधिकार भी है कि धन विधेयक, मनी बिल जो होता है, केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल 109 कहता भी है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ध्यान देना। क्या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि लोकसभा के द्वारा जब धन विधेयक को पारित कर दिया जाएगा तो उसके बाद राज्यसभा में धन विधेयक को भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास केवल 14 डेज होते हैं, 14 दिन होते हैं, और इन 14 डेज के भीतर यदि राज्यसभा में धन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी, यस बोल दिया, तो ठीक है, अन्यथा वो स्वीकृत माना जाता है। राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती धन विधेयक को, राज्यसभा अस्वीकृत नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी, या वो संशोधन करने का प्रस्ताव रख सकती है, कुछ चेंजेज करने का। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोकसभा इन प्रस्तावों को नहीं मानती है। लोकसभा बाध्य नहीं है कि राज्यसभा द्वारा भेजे गए इस तरह के सुझावों को माने। यानी कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज़्यादा है, और हम यहाँ बोलेंगे कि ये हो गया लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और वही उसे क्या कर सकती है? संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। सुझाव देने का काम हो सकता है, लेकिन सब कुछ लोकसभा का ही होता है इसमें। और 14 डेज़ के भीतर यदि राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती है, ना हाँ कहती है यानी कि स्वीकृत करती है, ना किसी प्रकार का कोई सुझाव की बात करती है, तो वो स्वीकृति ही माना जाता है, वो स्वीकृति ही माना जाता है। इसके अलावा हमारे देश की जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी के प्रति अकाउंटेबल होती है। यानी कि राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा जो है वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी नहीं जाती, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और वे जनता के प्रति क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद भी क्या होती है? लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, क्योंकि इन मंत्रियों को जो चुना गया है ये भी जनता द्वारा ही चुना गया है, क्योंकि वो भी लोकसभा के ही मेंबर हैं। तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है।
तो ये तो होगी लोकसभा की विशेष शक्तियाँ। क्या राज्यसभा को भी कोई विशेष शक्ति मिली है? जी हाँ, मिली है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, और यूनियन लिस्ट जिसको हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्तित सूची जिसे हम कहते हैं कनकरेंट लिस्ट। हमारे देश की संसद, लोकसभा जिसकी हम बात करते हैं, और राज्यसभा, वो संघ सूची और समवर्तित सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संघ सूची और समवर्तित सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का काम जो है वो संसद का है। राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य की विधायिका को है। राज्य विधानमंडल राज्य की सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। तो क्या ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ऐसी स्थिति कब पैदा हो सकती है? जब राज्यसभा कहे। राज्यसभा के पास ये विशेष शक्ति है कि यदि उसको लगे कि कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंटरेस्ट का है, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है, जिसे जो राज्य सूची में तो है लेकिन जिसे अब संघ सूची या समवर्तित सूची में डाल देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, केंद्र सरकार को दे सकती है, भले ही वो विषय राज्य सूची का क्यों ना हो। लेकिन यदि राज्यसभा को लगे कि वो विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय को केंद्र सरकार को दिया जा सकता है कि आप इस विषय पर क्या बनाओ, कानून बनाओ। तो ये है राज्यसभा की विशेष शक्ति और लोकसभा की विशेष शक्ति। अब जान लेते हैं संसद के कार्य क्या हैं। हमारे देश के पार्लियामेंट के मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पार्लियामेंट का मतलब किससे है? लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों से है। संसद का प्रमुख जो कार्य है वो है कानून बनाने का काम है, विधायी कार्य। और विधायी कार्य के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं? विधेयक की बात करते हैं कि विधेयक को यहाँ पर क्या किया जाता है? पास किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसको पास किया जाता है। ठीक है, कहाँ? संसद में। और फिर वो बाद में राष्ट्रपति की सहमति से कानून बन जाता है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कानून बनता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि संघ सूची के विषयों पर और समवर्तित सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। और ये भी ध्यान रखें, जो संसद है वो देश की सबसे बड़ी कानून निर्माण की संस्था है। संसद देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था है, और संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, या देश के कुछ भाग के लिए भी कानून बना सकती है। तो संसद इसलिए राष्ट्रीय विधायिका कहलाती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है। संसद किस तरीके से सरकार पर नियंत्रण करती है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में मैं इसको पढ़ाऊँगा। आगे है इसमें वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल वर्क क्या कौन कौन से किए जाते हैं। हमारे देश की सरकार को बिना पैसों की तो चल नहीं सकती, उसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने जनता से वादे किए हैं कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ उसके इनकम भी चाहिए, आय भी चाहिए। तो इसके लिए सरकार बनाती है बजट। क्या बनाती है? बजट बनाती है। और ये जो बजट होता है ना, ये सरकार को लाना होता है संसद में। क्यों लाना होता है? ताकि संसद से इस बजट की स्वीकृति मिल जाए। संसद से बजट की स्वीकृति मिलने के बाद ही सरकार क्या करती है? खर्च करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है संबंधित विषयों पर जो भी बजट में बात हो रही है, और आय प्राप्त करने का भी अधिकार हासिल कर लेती है। तो हम देख सकते हैं कि संसद हमारी देश की वित्तीय मामलों में भी क्या करती है? नियंत्रण करने का काम करती है। फाइनेंशियल या मनी के तौर पर भी, मनी कंट्रोल के तौर पर भी काम करती है। सरकार के खर्च और इनकम पर गहरी नज़र बनाए रखती है संसद। संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य कौन से होते हैं? हमारे देश के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किए जा सकते हैं, और ये बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और उसे पास करना होगा। निर्वाचन संबंधी कार्य। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य हो गया।
फिर है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद में ही लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? संसद में ही लाया जाता है। और यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो वो भी संसद ही हटाती है, हालांकि वो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आता है। देश के उच्च न्यायालयों को भी यदि पद से हटाना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यदि पद से हटाना है तो वो भी प्रस्ताव जो आता है वो संसद में ही आता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी यदि पद से हटाना है तो इससे संबंधित जो प्रस्ताव होता है वो भी संसद में ही आता है। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। अलग अलग जातीय आधार पर यहाँ पर समूह हैं, भाषाई, नस्लीय, धार्मिक और हर प्रकार के समूहों को हमारी संसद क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, यानी कि प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा हमारे देश की संसद डिबेट का सबसे बड़ा मंच है, बहस का सबसे बड़ा मंच है। संसद के सदस्यों को खुलेआम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। संसद के सदस्यों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई रोक टोक नहीं है, ये उनका विशेषाधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। वो बेझिझक यानी कि बिना डर से अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के सामने। जो भी समस्याएं हो सकती हैं उनके क्षेत्र से संबंधित, उन समस्याओं से संबंधित वो सरकार से डिबेट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और समुचित आंसर की तलाश के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो बहुत बड़ी बहस का मंच है संसद, और इसी के द्वारा संसद क्या करती है? हमारे देश की विधायिका पर, खासकर हमारी सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण बनाए रखने का काम भी करती है, प्रेशर बनाती है। अब जान लेते हैं विधेयक कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, कानून का निर्माण कैसे होता है। एक विधेयक से पहले कानून कैसे बनता है? विधेयक से कानून कैसे बनता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ पर इसको कोशिश करूँगा आसानी से समझाने में। देखिए उससे पहले मैं समझा देता हूँ आपको विधेयक होते क्या हैं। विधेयक क्या होते हैं? प्रस्तावित कानून के प्रतिरूप को विधेयक कहते हैं। यानी कि विधेयक कानून ही होते हैं लेकिन ये प्रस्तावित होते हैं, अभी ये बने नहीं हैं, ये अभी प्रारूप में है। कैसे हैं? ड्राफ्ट में है, अभी इनका ड्राफ्ट बना हुआ है। तो जो कानून अभी ड्राफ्ट में होता है वो विधेयक कहलाता है। विधेयक कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। जबकि गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? जो मंत्रियों के अलावा संसद के अन्य सदस्यों के द्वारा पेश किए जाते हैं, उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दो, सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी विधेयक संसद के अन्य सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयक धन विधेयक भी हो सकते हैं, साधारण विधेयक भी हो सकते हैं और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी हो सकते हैं। जबकि जो गैर सरकारी विधेयक हैं वो दो ही तरह से हो सकते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसका अर्थ ये है कि जो संसद के सदस्य हैं यदि वो विधेयक ला रहे हैं तो वो धन विधेयक नहीं ला सकते, हालांकि वो साधारण विधेयक ला सकते हैं, वो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक लाने का अधिकार तो केवल मंत्रियों को है, सरकार के मंत्री को है, जो वित्त मंत्री होगा वही है। यानी कि ये सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक क्या होता है? केवल और केवल सरकारी विधेयक होता है। अब समझ लेते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया। मैंने इसे आसानी से समझाने की कोशिश यहाँ पर की है, आसानी से मैंने यहाँ पर इसको एक तरीके से ड्राफ्ट दिया है या कहें तो सजाया हुआ है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए समझते हैं कानून कैसे बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। आसानी से अगर आप समझना चाहते हो तो तीन चीज़ें यहाँ पर समझो। देखिए, एक तो यहाँ पर वर्ड समझना है पेश करना, फिर यहाँ पर समझना है चर्चा करना और तीसरा समझना है पास करना। ये तीन चीज़ें, बस इन तीन चीज़ों को समझना। याद रखना, कानून निर्माण की जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो संसद की बात करते हैं। संसद में कानून बनाने की बात कर रहे हैं, या तो लोकसभा में और या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में हो सकता है। किसी भी विधेयक को या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी और फिर इसको पास कर दिया जाएगा। ये तीन वर्ड याद रखें, पेश करना, चर्चा करना और पास करना। आइए समझते हैं। विधेयक जो कि एक प्रारूप होता है, सभी को पता है, क्योंकि विधेयक क्या होता है?
प्रस्तावित कानून का एक प्रारूप होता है। इस विधेयक को या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या तो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यदि धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में ही उस विधेयक को पेश किया जा सकता है, लेकिन यदि सामान्य विधेयक है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में से कहीं भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में। तो मान लीजिए आपने किसी एक सदन में पेश किया, मंत्री जी ने या कोई सदस्य है, और जब उस सदन में उस विधेयक को पेश कर दिया गया तो उस सदन में क्या होगी, फिर चर्चा होगी, उस विधेयक पर क्या होगी, चर्चा होगी। और हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो या उसमें और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत हो, तो समिति, उस सदन की समिति के पास क्या कर दिया जाता है, विधेयक को सौंप दिया जाता है समिति के पास। उस समिति में उस सदन के जो प्रतिनिधि हैं, दलों के प्रतिनिधि, वो समिति के भी प्रतिनिधि होते हैं, समिति के भी सदस्य होते हैं, तो समिति में आसानी से मौका मिल जाता है विधेयक पर गहराई से क्या करना, विचार विमर्श करने का या चर्चा करने का। और जब समिति उस विधेयक पर अच्छी तरह से गौर कर लेती है तो उसके बाद वो रिपोर्ट देती है, और वो जो सदन है हो सकता है उस रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या हो सकता है उसको अस्वीकार कर ले। डिपेंड करता है उस सदन पर कि क्या वो समिति की रिपोर्ट को माने या न माने। मान लीजिए मान ले तो उस पर क्या होगी, फिर विस्तृत चर्चा होगी, फिर से क्या होगी, विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा करने के बाद वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग होगी। और वोटिंग के तहत या तो वो बिल रद्द हो जाएगा या तो फिर वो पारित हो जाएगा, या तो बिल रद्द हो जाएगा या तो फिर वो पारित हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो कहानी है केवल एक ही सदन की है, ये केवल एक सदन में हुआ, यानी कि किसी भी सदन में, चाहे हम लोकसभा में जाएं या राज्यसभा में जाएं, क्या होगा, पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद चर्चा होगी, और यदि इसको समिति के पास भेजना है तो समिति के पास भेजा जा सकता है। समिति रिपोर्ट देगी, अगर रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं कर दिया जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर चर्चा होगी उस विधेयक पर, फिर से चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, और चर्चा करने के बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद या तो वो रद्द हो जाएगा विधेयक या तो वो पारित हो जाएगा। और यदि वो उस सदन में वो विधेयक पारित हो जाता है तो उसे फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और दूसरे सदन के द्वारा या तो उस विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है या उसमें कुछ सुझाव दे दिए जाते हैं, या तो सुझाव दे दिए जाते हैं। हो सकता है कि दूसरा जो सदन है वो विधेयक को लेकर कुछ अलग मत रखता हो, यानी कि मतभेद हो। यदि दोनों सदनों में किसी तरह का मतभेद हो तो उसे संयुक्त अधिवेशन के द्वारा हल करने की कोशिश की जाती है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर क्या होते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन में बुलाई किसके द्वारा जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन क्या है, इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और इसके बाद जहाँ तक बात होती है संयुक्त अधिवेशन में, तो उसमें लोकसभा का ज़्यादातर मामलों में लोकसभा ही विजयी होती है, उसी की, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो उसी का ही ज़्यादा उसमें रोल होता है। और जब बिल वहाँ से भी स्वीकृति मिल जाती है तो फिर ऐसा नहीं है कि हर बिल जो है संयुक्त अधिवेशन के पास जाएगा। ये स्थिति तभी होगी जब दोनों सदनों में किसी तरह का कोई मतभेद हो। अगर मतभेद नहीं है तो या तो उसको मंजूरी दे दी जाएगी, तो मंजूरी देने के बाद वो बिल फिर किसके पास चले जाएगा, राष्ट्रपति के पास चले जाएगा। राष्ट्रपति के पास चले जाएगा, और राष्ट्रपति जो है उस बिल पर जब साइन कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये तो मंजूरी की बात हुई, यदि उस बिल को मंजूरी दे दी जाए। और यदि सुझाव दे दिए जाए तो सुझाव देने के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से पास होने के बाद फिर राज्यसभा में आएगा, फिर ये पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। मतभेद वाली स्थिति में हम दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, और यहाँ पर जो मतभेद है उनको दूर करने की कोशिश की जाती है, और ज़्यादातर मामलों में मतभेद दूर हो ही जाते हैं, और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और फिर वो कानून बन जाएगा। तो ये बात हुई कानून निर्माण की प्रक्रिया। अब समझते हैं संसदीय नियंत्रण के साधन क्या हैं। हमारे देश की संसद किस तरीके से कार्यपालिका हमारे देश की सरकार पर नियंत्रण करती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। और अभी मैंने आपको बताया भी था जब संसद के कार्य में पढ़ा रहा था कि कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो कैसे करती है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं।
हमारी संसद जो है बहस का मंच है, ये हमने पढ़ा था, सबसे बड़ी डिबेट का मंच है संसद। और इस बहस और चर्चा के दौरान हमारे संसद के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है, सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है। और ये जो समय काल होता है इसको हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं संसद के सदस्यों के द्वारा, और उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है मंत्रियों को फिर, ठीक है। जबकि शून्यकाल में क्या होता है, कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या हो जाती है, डिबेट हो सकती है। क्या हो सकती है, डिबेट हो सकती है, इसे हम कहते हैं शून्यकाल। जबकि आधे घंटे की चर्चा में क्या होता है, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा होती है। तो इन तरीकों के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जा सकता है हमारी देश की संसद के द्वारा। और भी तरीके हैं, आइए समझते हैं। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। अभी मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए लोकसभा से बिल पास हो जाए लेकिन राज्यसभा से बिल पास ना हो, तो ये एक तरीके से संसद द्वारा कंट्रोल कर दिया गया। किसको, सरकार की शक्ति को, कार्यपालिका की शक्ति को। क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत तो हो लेकिन राज्यसभा में ना हो। उसी पार्टी की सरकार को लोकसभा में तो बहुमत हो लेकिन राज्यसभा में नहीं हो। यानी कि लोकसभा से बिल तो पास हो जाए लेकिन राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं होने की वजह से, उस पार्टी को बहुमत नहीं होने की वजह से बिल पास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मौका मिल जाता है संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का, सरकार पर नियंत्रण करने का। तो कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति के द्वारा भी क्या करती है, संसदीय नियंत्रण बनाए रखती है। तीसरा है वित्तीय नियंत्रण। यह मैंने बताया था कि सरकार जो बजट लाती है वो हर साल लेकर आती है और इस बजट को संसद से स्वीकृति लेनी ही पड़ती है। बिना संसद की स्वीकृति के बगैर सरकार किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं कर सकती, कोई आय भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा वित्तीय नियंत्रण किया जाता है हमारे देश की संसद के द्वारा। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव भी तरीके हैं जिसके द्वारा संसदीय नियंत्रण बनाया जा सकता है। याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए लोकसभा में तो फिर उस सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ता है, त्यागपत्र देना ही पड़ता है, सरकार गिर जाती है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है सरकार के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने का। लेकिन अमूमन ऐसे चांसेस कम होते हैं क्योंकि लोकसभा में उस पार्टी की सरकार को क्या मिली रहती है, बहुमत मिला रहता है, मेजॉरिटी मिली रहती है। तो इसकी संभावना कम ही रहती है। इसकी संभावना तभी रहेगी जब गठबंधन की सरकार हो, और ऐसी स्थिति में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्या पता विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और सरकार को त्यागपत्र देना पड़े। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव के तहत भी सरकार के खिलाफ सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है, कार्यपालिका को नियंत्रित किया जा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है निंदा की जा रही है यहाँ पर। आगे हम समझते हैं संसदीय समितियों के कार्य। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक सदन की अपनी समिति होती है और ये समिति जो होती है इसको हम लघु विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु विधायिका। इसको लघु विधायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लगभग संसद की तरह ही काम करती है। एक तो ये संसद की ही तरह काम करती है, कानून निर्माण का ही काम करती है, लेकिन ये संसद की तुलना में आकार में छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि जितने संसद के मेंबर होते हैं उतने तो समितियों के मेंबर नहीं होते, लेकिन संसद में जिन पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला रहता है उन्हीं पार्टियों को इन समितियों में भी क्या मिला रहता है? रिप्रेजेंटेशन मिला रहता है, प्रतिनिधित्व मिला रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लघु विधायिका कहते हैं। और ये संसद का बहुत महत्वपूर्ण काम करती है क्योंकि संसद वर्ष भर मीटिंग तो करती नहीं है, तो जो काम होता है वो बाकी सब निपटाया जाता है इन्हीं समितियों के द्वारा। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं बल्कि सदन के दैनिक कार्यों में भी क्या कर देती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने आपको बताया था कि संसद हर दिन तो मीटिंग करती नहीं है, तो इसलिए जो दैनिक कार्य हैं वो कौन निपटाएगा? इन समितियों के द्वारा निपटाया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन भी यही करती है। देखो, हमारे देश में हर एक मंत्रालय के अपने खर्चे हैं, हर एक मिनिस्ट्री के अपने खर्चे होते हैं, उनको अपनी योजनाओं को लागू करना है, नई नई योजनाएं बनानी है, तो इसके लिए चाहिए उनको पैसा,
और वो पैसों की डिमांड करते हैं किसे, संसद से, और इसी को हम कहते हैं अनुदान मांग। क्या बोलते हैं, अनुदान मांग। तो इन अनुदान मांगों का अध्ययन करने का काम भी किसका है, संसदीय समितियों का ही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रालय ज़्यादा ही डिमांड कर रहा है जबकि ज़रूरत है कम की। तीसरा, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक की जा सकती है। हो सकता है कोई जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो क्या पता गलत तरीके से खर्च कर रहा हो, गलत तरीके से खर्च किए जा रहे हो, तो उनकी जांच की जा सकती है संसदीय समितियों के द्वारा, और इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों की भी पड़ताल की जाती है संसदीय समितियों के द्वारा। तो ये है इसके प्रमुख कार्य संसदीय समितियों के। हमारे देश में अगला टॉपिक है स्थायी समिति के बारे में। स्थायी समिति क्या होती है? स्थायी समिति की शुरुआत हमारे देश में 1983 से हुई थी। कब से हुई थी? 1983 से। और आज लगभग 20 समितियां हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की कितनी समितियां हैं? 20 समितियां हैं। और ये डिपार्टमेंट संबंधी जो कार्य हैं वो इनके द्वारा निपटाए जाते हैं। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं उनकी देखरेख करती है, उनके बजट जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके जो खर्च और आय है उसकी देखरेख करती है। उसके अलावा उनसे संबंधित जो भी विधेयक हैं उनकी भी क्या करती है? देखरेख करती है। कौन? स्थायी समिति। याद रखना, स्थायी समिति की शुरुआत 1983 से हुई। आगे है संयुक्त संसदीय समिति। ये जो संयुक्त संसदीय समिति है, इसमें नाम ही से ही पता चल रहा है संयुक्त है, यानी कि इसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या है? इस समिति का मुख्य कार्य है किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा करना। किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा करना, जॉइंट रूप से चर्चा करना। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर चर्चा कर सकते हैं किसी विधेयक पर इस समिति के अंतर्गत। दूसरा, वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए भी इस समिति की स्थापना की जाती है। वित्तीय अनियमितता मतलब हो सकता है कहीं पर पैसों को लेकर, मनी को लेकर कहीं पर कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, करप्शन का कोई केस हो सकता है, तो उसकी भी जांच संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि संसद के ही सदस्य क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने का रास्ता निकाल रहे हैं। बस ज़रूरत है इन संसदीय समितियों को बहुत अच्छी तरह से काम करने की, और अभी तक इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा ही रहा है संसदीय समितियों का। अब हम समझ लेते हैं संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। देखो, ये ज़रूरी है क्योंकि संसद जो है वो मनुष्य से ही बनती है, पशुओं से तो बनी नहीं है, मनुष्य नहीं बनाई है। और मनुष्य के अंतर्गत कमी हो सकती है, मनुष्य के अंतर्गत कमी हो सकती है, गलतियां हो सकती है मनुष्य से, लेकिन मनुष्य की जो नेचर है मनुष्य का, वो क्या होना चाहिए कि जो गलती की जा रही है उसको सुधार किया जाए। तो रही बात संसद की, तो संसद से भी गलतियां हो सकती हैं, तो संसद को क्या करना पड़ेगा? स्वतः ही अपनी गलती में सुधार करना पड़ेगा, स्वतः ही करना पड़ेगा, खुद ब खुद। तो इसीलिए यहाँ पर और जिस लिए संसद बनाई गई है, संसद का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा डिसिप्लिन में रहे। किस में रहे? डिसिप्लिन में रहे। तो पहला इसमें पॉइंट हो गया कि संसद का सार्थक और अनुशासित होना। जी हाँ, सार्थक का मतलब हो गया कि संसद जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। जनता का भला करना, जनता का भला करना, लोगों का भला करना, लोगों के हितों के लिए बहस का मंच होना, न कि राजनीतिक पार्टियां अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए संसद में बहस करवाए या वाद विवाद हो। ये सब ठीक नहीं है। संसद का समय अमूल्य है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए संसद के सदस्यों के द्वारा, तभी संसद की जो संस्था है वो सार्थक सिद्ध हो पाएगी। इसके अलावा अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासित होना, हम आमतौर पर देखते हैं कि संसद के सदस्य कई बार संसद में हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा करते हैं और गलत तरीके से भी बोले जाते हैं, उनके द्वारा अपशब्द भी बोले जाते हैं। तो ये तरीके सही नहीं है, वो मर्यादित तरीके से उनको अपनी भाषाएं रखनी चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। दूसरा, सदन का अध्यक्ष जो होता है वो विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये ध्यान देना, सदन का अध्यक्ष जो भी हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का, उस सदन का अध्यक्ष जो होता है वो देखेगा कि उस सदन में कहीं कोई व्यक्ति, संसद का जो मेंबर है लोकसभा का राज्यसभा का, वो गलत तरीके से व्यवहार तो नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एक्टिविटी करनी है, कोई उसको पनिशमेंट देनी है, तो कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष ही देगा। इसके अलावा हमारे देश में दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या है
कि नेता लोग क्या करते हैं, पार्टी को चेंज करते रहते हैं। ये दल बदल बहुत ज़रूरी है इस पर रोकथाम करने के लिए। इसीलिए 1985 में 52वां संशोधन किया गया और बाद में 91 संविधान संशोधन भी दल बदल को लेकर ही था। और इन दोनों संशोधनों के द्वारा दल बदल पर रोक तो हुई है, लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं हुई है, पूरी तरीके से रोक अभी भी नहीं हुई है। दल बदल होता क्या है, अब इसको भी समझ लेते हैं। दल बदल को हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में समझेंगे। देखो, पहली तो इजीली समझ लेते हैं। पहला है इसमें आदेश, दूसरा है मतदान और तीसरा है त्यागपत्र। कहने का मतलब है दल बदल तब होगा जब कोई पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी के लीडर के आदेश के बावजूद सदन में अब्सेंट ना हो। कहने का मतलब है पहले वाले पॉइंट में आप अब्सेंट को याद कर लेना, आदेश के बजाय अब्सेंट ध्यान देना, दोनों भी याद कर सकते हो। अब्सेंट यानी कि यदि मेंबर जो है, पार्टी का मेंबर अब्सेंट रहता हो, क्या रहता हो, अब्सेंट रहता हो, आदेश के बावजूद भी पार्टी का जो लीडर है उसने बोल दिया कि आप प्रेजेंट रहोगे लेकिन फिर भी अब्सेंट रहा, तो हम इसे दल बदल कहेंगे। दूसरा है पार्टी ने कहा कि वोट ऐसे करना है, मतलब पार्टी के खिलाफ वोट कर दे दिया, आपने मतदान कर दिया, तो तब भी हम इसे दल बदल कहेंगे। पार्टी के इंस्ट्रक्शन के खिलाफ, निर्देश के खिलाफ क्या कर दिया, उस संसद के सदस्य ने हाउस में, सदन में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा, उसमें मतदान किया, पार्टी के खिलाफ वोटिंग करी, तो इसे भी हम दल बदल कहेंगे। तीसरा, या तो खुद ब खुद स्वेच्छा से ही पार्टी की मेंबरशिप से त्यागपत्र दे दे। तो ये 3 केस हो सकते हैं जब दल बदल होता है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया अब्सेंट का, दूसरा हो गया मतदान का, और तीसरा हो गया त्यागपत्र का। तो इस तरीके से दल बदल भी टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ और विधायिका वाले चैप्टर को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। आते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नई वीडियो में। गुड बाय।